हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी खेला खत्म करते हैं। 10 से 15 मिनट के इस लेक्चर में आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ सारे के सारे जितने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे निपटा देंगे और बड़ी ही आसानी से आप इस चैप्टर को निपटा पाओगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान चैप्टर है। आप लोग देखेंगे विद कॉन्सेप्ट में आप लोगों को 10 से 15 मिनट के अंदर इसके सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप लोगों को निपटा दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन शॉर्ट इसका रिवीजन क्या है क्या नहीं है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, प्लीज ये मत करना कि सिर्फ एग्जाम्पलर करके जाओ, एनसीईआरटी को पढ़ जरूर लेना, क्योंकि उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ये एनसीईआरटी एग्जांपलर करना है। लगभग चीजें सेम ही है, कुछ चीजें जो वहां पे दी हैं और यहां पे, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें वहां पे दे दी, कुछ चीजें यहां पे दे दी, तो ओवरऑल जो कंप्लीट होगा चैप्टर वो उन दोनों को करने के बाद ही होगा, मतलब एनसीईआरटी प्लस उसके एग्जांपलर। चलिए अब यहां पे आइए, देखिए इन शॉर्ट अगर रिवीजन करते हैं तो जैसे आपने पढ़ा आवेश प्रवाह की दर को धारा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसी 15 मिनट के अंदर, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बस 5 मिनट में इसका रिवीजन करा देता हूं। यहां पे देखिए जैसे आपने पढ़ा विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब समय के साथ जो आवेश बह रहा है, तो आवेश को क्या कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो Q बराबर Ne भी लिख सकते हैं, ये Q बराबर Ne एक फॉर्मूला आपका हो गया, एक हो गया I बराबर QT। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, P बराबर IR होता है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि एक होते हैं ओमीय चालक, एक होते हैं अनोमीय चालक। तो ओम का नियम से जो फॉलो करता है वो इस तरह से जाएगा प्रतिरोध। अगर अनोमीय होगा तो वो आप लोगों को पता है वो किस तरीके की चीजें जाती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। उन चीजों को अभी आप मत देखिए, फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूं। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, अगर ओम के नियम का आप लोगों से मैं कहूं, जैसे यहाँ पे I लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं कि इसका स्लोप क्या होगा तो आप देखिए स्लोप निकालिए। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। जैसे आपने पढ़ा था ढलान अगर किसी चीज का निकाला जाता तो क्या निकालते हैं, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है I और आधार क्या है B। अगर मैं यहां से इस चीज को ऐसे लिखूंगा तो लंब क्या हो जाएगा I और यहां हो जाएगा B। ये अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर I अपॉन B हो गया। तो अब I अपॉन B है, आपने क्या पढ़ा, B बराबर IR पढ़ा। तो यहां से अगर B बराबर IR से आप R निकालते हो तो B अपॉन I आता है। तो अगर I अपॉन B है मतलब B अपॉन I और I अपॉन B एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से अगर R बराबर B अपॉन I है तो 1 बटे R बराबर I अपॉन B होगा। ध्यान से सुन लेना वीडियो को, ठीक है। तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन V हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर स्लोप कहीं पे मैक्सिमम है, इससे क्वेश्चंस होंगे आगे देखना, अगर स्लोप कहीं पे मैक्सिमम है तब प्रतिरोध की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखिए इसका जो स्लोप है वो ज्यादा आएगा, इसका जो स्लोप है वो कम आएगा। तो इसका जो स्लोप जिसका ज्यादा आ रहा है उसके प्रतिरोध की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, इसकी उससे ज्यादा हो गई, इसकी उससे ज्यादा हो गई। ये मैं अभी और समझाऊंगा आगे, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब देखिए अगर सीरीज में अगर कोई चीज जोड़ रहे हैं आप तो सीरीज में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। देखिए सीरीज में जोड़ोगे तो एक तार का अंतिम छोर दूसरे तार के अंतिम छोर से जुड़ा हुआ होगा, मतलब जो एक प्रतिरोध है उसका अंतिम छोर दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। धारा देखिए आप यहां से देखिए, धारा हमेशा एक ही बहेगी तीनों प्रतिरोधों के अंदर, 4 होंगे तो चारों के अंदर, 2 होंगे तो 2 के अंदर। मतलब सीरीज में धारा का मान समान रहता है जबकि वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग रहती है। देखिए धारा यहां से निकल के गई, पूरी की पूरी समान है तीनों के अंदर, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। तो एक बात याद रखना, सीरीज में धारा समान रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे अभी हम, ठीक है। दूसरी चीज एक याद रखना, हमेशा ये जो अमीटर है, ठीक है, अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ेगा, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा, पैरेलल में जुड़ेगा। इसका पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव भी हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से। मतलब अमीटर और वोल्टमीटर अगर कहीं जुड़े हैं तो एक तो ये याद रखना है, अमीटर हमेशा पॉजिटिव होगा और वोल्टमीटर हमेशा, वो अमीटर पॉजिटिव हो गया ना, अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। और इनके जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव से ही जुड़े होने चाहिए, नेगेटिव है इनके नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़े होने चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं आप, पॉजिटिव जो है अमीटर का इसके साथ जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है। ये पूरी की पूरी चीजें थी। अब इसका जो प्रतिरोध निकाला जाता है वो आप लोगों को पता है, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है R बराबर निकाला जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसका जो यूज किया जाता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे कभी कोई कहे कि 3 प्रतिरोध दे दे आपको और आपसे कहे कि इनका मैक्सिमम प्रतिरोध बताओ, तो मैक्सिमम प्रतिरोध आपको निकालना है तो आपको उन्हें
सीरीज में जोड़ना होगा। अगर मैं आपको 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध देके बोलूं कि इनका मिनिमम प्रतिरोध बताओ, तब आप उनको पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या है, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम सिरा एक ही जगह पे जुड़ा होता है, मतलब पहला छोर और अंतिम छोर एक ही होंगे। वोल्टेज की वैल्यू इन तीनों में समान होगी। देख सकते हैं आप यहां वोल्टेज इन तीनों में एक ही बह रही है, वो है B, जबकि यहां पे V1, V2, V3 थी, लेकिन धारा यहां सिर्फ एक थी। यहां पे धारा की वैल्यू देखो अलग हो गई है। इसमें धारा का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। प्लस हमेशा अमीटर के प्लस से और प्लस हमेशा वोल्टमीटर के प्लस से रहेगा और निगेटिव हमेशा निगेटिव के साथ रहेगा। इसमें जो वैल्यू निकाली जाती है देख सकते हैं आप, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से निकाली जाएगी। दूसरी तरीके से अगर दो हैं प्रतिरोध तो इनका तुल्य प्रतिरोध, ये बहुत ज्यादा टीसीएस इस टाइम पे पूछ रही है, तो आप लोग इस तरीके से निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया R1 इंटू R2, ऊपर यहां से R से कट जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब प्रतिरोध 1/R बराबर R2 प्लस R1 अपॉन R1/R2 आ रहा है, इसी तरीके से अगर R निकालेंगे तो R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। इसके अलावा यहां पे मैं बात करूं किसी चीज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो भी मैं समझा देता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन आ ही रहा है कि भैया ये जो वोल्ट मीटर है और अमीटर है, इसके आदर्श अमीटर का या ये श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जा रहा है, और अगर ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसका आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। देखिए आदर्श या आइडियल अमीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस 0 रखी जाती है। उसके पीछे क्या कारण है वो आप लोग यहां भी देख सकते हैं इसमें। और दूसरी चीज यहां पे देखिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा किस चीज में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आइडियल वोल्ट मीटर की क्या, एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए धारा का बहाव कम से कम होना चाहिए। देखिए इसका वोल्ट मीटर का मकसद क्या होता है, दिख रहा है क्या, एक बार यहां पे दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए वोल्ट मीटर का मकसद क्या होता है, जैसे ए और बी है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर निकालने का इसका काम होता है। अब एक बात बताइए, इसके बीच और इसके बीच विभवांतर निकालने के लिए हमने एक डिवाइस जोड़ी, अगर ये खुद इसका बहुत ज्यादा, मतलब इसका मान लीजिए इसके अंदर बहुत ज्यादा धारा निकल के चली गई इसके अंदर से, तो होगा क्या, ये वाली चीज सही से नाप नहीं पाएगी। इसलिए होता क्या है, हमें इसके अंदर से धारा जो है बहुत कम गुजारनी होती है। और अगर इसके अंदर धारा कम गुजरनी है तो इसका जो किसी चीज के अंदर से अगर धारा कम गुजरेगी तो कब कम गुजरेगी, जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस हम क्या इनफाइनाइट कर देते हैं। दूसरी तरीके से अगर यहां देखो तो इसका जो हमें रेजिस्टेंस है वो 0 करना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए यहां से धारा निकल के गई, अगर यहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस का मान लीजिए वोल्टमीटर अगर हमने जोड़ दिया तो होगा क्या, सारी की सारी धारा को तो यही खा जाएगा। इसलिए यहां पे जो धारा की खपत है हमें क्या करनी होती है, तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 0 के बराबर। तो आदर्श अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 और आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पे देखिए ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है W बराबर BIT I2RT और B2YR इंटू T, या दूसरा फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये है ऊर्जा। इसके अलावा शक्ति जो होती है वो आप लोगों को पता है, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो सामर्थ्य शक्ति P बराबर हो जाएगा W/T, मतलब इसमें से अगर T काट दे तो सारी की सारी चीज वो बन जाएगी शक्ति। तो P बराबर यहाँ BIT की जगह BI आ गया, I2R आ गया, ये हो गया। ये सारी की सारी चीजें लगभग हो गई हैं। दूसरी चीज आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो R बराबर ρL/A, ये हो गया। यहां से जो रो है वो प्रतिरोधकता है, ये हमेशा दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, बस टेम्परेचर पे पूछता है ये क्वेश्चन, अभी आपके एग्जाम्पलर में भी आ रहा है। ये हमेशा किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपके एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे, टेम्परेचर पे और तार के नेचर पे, मतलब उसकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा। बाकी उसकी लंबाई पे, मोटाई पे, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है। और B बराबर W/Q0 होता है। अगर किसी तार को खींचकर तानकर आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे कहेगा कि एक तार है जिसका प्रतिरोध अभी 5 ओम है, उसे मैं खींच देता हूं, तो आप बताइए कि उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, या खींचकर 2 गुना कर देता हूं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए लंबाई 2 गुनी की है उसने, तो R1 अगर 5 है तो यहां 5 रखेंगे, R2 आपको निकालना है क्योंकि उसने नया प्रतिरोध पूछा है, और L की जगह आप L1 की जगह L लिखोगे, और लंबाई उसने 2 गुनी करी है तो यहां 2L लिखोगे और सोल्व कर दोगे। अगर उसने कहा कि हम खींचकर उसको डायामीटर आधी कर देते हैं, तो देखिए डायामीटर या त्रिज्या वाला जब आएगा तब आप लोगों को यह फॉर्मूला लगाना है, R1/R2
बराबर, देखो यहाँ L1 L2 था, यहाँ R2/R1 है, उसकी पावर 4 है। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले के बेस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ना हो तो बाद में बताना। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पे ध्यान देते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, मैं मोबाइल ओपन कर लेता हूं और आप लोगों के सामने सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर निपटा देते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग भी, इसमें बोला है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा अमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित हैं। अमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा होगी। अब एक बात बताइए, मैंने आप इन तीनों चित्रों को गौर से देखिए, सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। सारे के सारे आप अपनी एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है उसका 12वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने बोला है कि ये सारी चीजें व्यवस्थित हैं, आप बताइए कि धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा मैंने आप लोगों को बताई थी, जब विद्युत धारा की बात आती है तो सीरीज में हमेशा धारा सेम बहती है, और ये तीनों के तीनों जो सर्किट हैं ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके अंदर जो धारा होगी वो तीनों में समान होगी, इसलिए इसका आंसर होगा सभी प्रकरणों में समान होगी धारा। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो निम्न परिपथों में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक तथा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू होगी। अब इसमें पूछ रहा है वो हीट की वैल्यू। अब आपने देखा हीट के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फॉर्मूले लिखे थे। एक जो ये फॉर्मूला है, आप ये जो देख रहे हैं, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर I बराबर B बराबर IR से फिर R लिखोगे तो ये निकल के आएगा, इसलिए B²/R। तो H प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, H प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है B²/R। ठीक है, अब आप सुनिए B भी इसमें कांस्टेंट है क्योंकि सब में 12 वोल्ट ही दिया है, तो H प्रोपोर्शनल किसके आ गया, H प्रोपोर्शनल आ गया 1/R के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा यह है कि जिस प्रकरण का प्रतिरोध ज्यादा होगा उस प्रतिरोध में हीट कम आएगी, और जिसमें कम आएगा प्रतिरोध उसमें हीट ज्यादा आएगी। मतलब ऊष्मा की या ऊर्जा की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी जिसका प्रतिरोध कम होगा। और इसमें क्या पूछा है उसने, उत्पन्न ऊष्मा होगी सभी प्रकरणों में समान, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर की वैल्यू जगह जगह डिफरेंट है। दूसरा है प्रकरण 1 में निम्नतम, अभी हम कैसे कहते हैं, देखिए तीनों में देखो, सबसे पहले वाले में 2 ओम है, दूसरे वाले में 4 ओम है इनका तुल्य प्रतिरोध, और तीसरे वाले में समांतर क्रम में 2 ओम के, तो उनका 1 आ जाएगा। आपको पता है 2 ओम को अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1 ओम आ जाएगा। तो ये दूसरा कथन भी गलत हो गया, प्रकरण 1 में निम्नतम नहीं है, प्रकरण 3 में निम्नतम। प्रकरण 3 में क्या होगी, निम्नतम निकालने के लिए क्या करना है, देखिए निम्नतम उसकी होगी जिसमें आर की वैल्यू ज्यादा होगी, हमारी मैक्सिमम चाहिए, तो दूसरा वाला कथन भी गलत हो गया। प्रकरण सेकंड में अधिकतम, इसने बोला है प्रकरण सेकंड में अधिकतम, तो सेकंड में कितना आ रहा है 4 ओम, कितना आ रहा है 4 ओम, तो H बराबर कितना लिखेंगे आप, तो H बराबर करेंगे आप 1/4, तो ये भी कम हो गया। इसके अलावा प्रकरण थर्ड में अधिकतम, तो आप थर्ड में क्या है, थर्ड का तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम जोड़ेंगे तो 1 ओम, तो यहां पे आ जाएगी H की वैल्यू 1 ओम। अगर आप तीनों केसेस में वैल्यू निकालेंगे तो पहले केस में आ रही है 1/2, दूसरे में आ रही है 1/4, तीसरे में आ रही है 1, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा किसमें ज्यादा है। तो लास्ट का जो कथन है वही सही है कि प्रकरण 3 में अधिकतम होगी ऊष्मा की वैल्यू। इससे अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। किसी दिए गए धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत प्रतिरोधकता मतलब जो रो की वैल्यू है वो 2 ही चीजों पर डिपेंड करती है, या तो टेम्परेचर पे या उसकी नेचर पे, कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, ये लंबाई पे, मोटाई पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। आगे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है, आई दे दिया, देखिए आई दे दिया आपको। दूसरा बोल रहा है वो फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट में 16 सेकंड में टी दे दिया। अब देखो आप आई दे दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला अपने आप बताता है कि मुझे लगाओ, आई दे दिया, टी दे दिया। पूछ रहा है वो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो आई बराबर Q/T एक ही फॉर्मूला है, आई और टी में अगर कोई रिलेशन है तो वो यही है, आई बराबर Q/T और Q बराबर होता है NE, और आपसे पूछ रहा है N की वैल्यू, और E की वैल्यू सभी को पता होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर E की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, तो क्या N की वैल्यू नहीं निकल सकती। N बराबर निकालोगे जब I की वैल्यू T से करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का IT/E, और इसकी वैल्यू I की वैल्यू रखोगे 1 जो दी हुई है 1 एम्पियर, T की वैल्यू रखोगे 16 और E की वैल्यू 1.6, इसकी 1 पॉइंट हटाओगे ऊपर ले जाओगे 160 से काटोगे 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 10⁻20। निकाल के देखना आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस परिपथ को पहचाने जिसमें वैद्युत अवयव उचित क्रम में लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है 5वां वाला। इस क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लस से प्लस जुड़ा होना चाहिए,
अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में होना चाहिए, वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, समांतर क्रम में होना चाहिए, और प्लस प्लस से और माइनस माइनस के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब देखिए पहला वाला, देखिए सर्किट, इसका जो पहला वाला सर्किट है उसमें क्या है, पहले वाले सर्किट में अगर देखें तो वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ गया, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। वो किस में जुड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जुड़ना चाहिए। दूसरे वाले सर्किट को आप देखो तो इसका जो माइनस है वो माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप अगर इसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक तरीके से पूरा सही बैठता है। आप देखिए माइनस के साथ माइनस जुड़ गया, प्लस के साथ प्लस जुड़ गया, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सही है। इसके अलावा अगर तीसरा देखोगे तो उसमें देखो, अगर इसमें देखोगे तो आप प्लस के साथ प्लस जुड़ा है, माइनस, यहां पे जो देखो एम्पियर जो है, अमीटर जो है वो इसमें किस में जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जोड़ दिया है, ये गलत कर दिया इन्होंने। इसी तरीके से आप नीचे वाला देखोगे तो उसमें माइनस के साथ प्लस जोड़ दिया है, इसलिए चौथा वाला भी गलत हो गया। तो आपका सिर्फ सही है दूसरा वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम, अब अधिकतम की बात कर रहा है, मैंने आपसे कहा था श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और जब 1/5 को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आएगा 1 ओम। जोड़ के देख लो, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 जोड़ोगे, नीचे आ जाएगा 5 एलसीएम, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर बात करोगे 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अब अगर निम्नतम प्रतिरोध की बात करोगे तब आपको किसमें जोड़ना पड़ेगा, ये तब आपको जोड़ना पड़ेगा किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कितने ओम है, 1/5 ओम है। और अब आप 1/r करोगे, और जब 1/5 करोगे यहां से 1/r 1/1/, देखो अब ऐसे जोड़ोगे आप, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो 1/r बराबर 1/r1, r1 की वैल्यू 1/5 करोगे, प्लस 1/5 करोगे, और जब ये वाली चीजें ऊपर जाएंगी, देखिए जब ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो यहां आ जाएगा 25 टोटल, और जब r की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1/25। निकाल के देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं निकल रहा है मैं निकाल के दिखा देता हूं, यहां देख लो एक बार, चलो जल्दी से देखो। 1/r बराबर 1/25 करोगे तो 25 चला गया ऊपर, ठीक है, 25 है, 5 है, तो ये चला जाएगा 5 ऊपर, 1/5। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, 5 + 5 + 5, तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे 25, और जब 25 आ जाएगा, r की वैल्यू निकालनी है तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1/25। ये आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल है 8वां। अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है। मैंने आप लोगों को बताया था, हमेशा सेल में ध्यान रखना, प्लस जब ये है तो प्लस के साथ माइनस होता है, फिर प्लस आता है, मतलब निगेटिव सेल का पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, तब एक बैटरी बनती है और हमें सही विभव प्राप्त होता है। आपने सिंबल देखा होगा बैटरी का, ऐसे ही बनता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से बनता है। तो आपको देखो इसमें किसमें है, तो ये जो पहला वाला है इसी में है, प्लस माइनस प्लस माइनस। जबकि दूसरे वाले में देखोगे तो 2 माइनस एक साथ आ रखे हैं, 2 प्लस एक साथ आ रखे हैं, इसलिए वो भी गलत हो गया। अगर इससे नीचे वाले में आके देखोगे तो उसमें क्या है, प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, तीसरा भी गलत हो गया, और चौथे में तो आप देख ही रहे हो माइनस एक जगह दे रखे हैं, वो भी गलत हो गया। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। अगर वोल्टता को निरूपित करने की बात कर रहा है तो B बराबर हमने पढ़ा है W/Q0, भाई यही तो पढ़ा है, और W बराबर क्या बोल रहा है, W/Q0 यही तो है, और Q बराबर हमने IT भी पढ़ रखा है, Q बराबर IT। अभी देखो आपने पढ़ा ना, I बराबर Q/T, तो Q बराबर क्या लिख सकते हो, IT लिख सकते हो यहां से, तो इस चीज को लिख दो I × T, और W को क्या लिख सकते हो, किया गया कार्य, ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हो, धारा गुणा समय। तो ये इस तरीके से निकल के आ गया आपका पहला वाला ही ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि V बराबर W/Q0 है, W तो W रह गया, और I को लिख दिया आपने विद्युत धारा, क्योंकि Q बराबर IT था। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों का पहला वाला ही ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 10वें क्वेश्चन की, तो लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, तो R बराबर ρL/A लिख सकता हूं, ठीक है, और प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाएगी, RA/L हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, उसने बोला है जिसकी वो कह रहा है एक समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L और प्रतिरोध R है। हमने क्या करा, लंबाई उसे ρ2 मान लिया और उसकी लंबाई 2L लिख दी, L की जगह 2L, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है, प्रतिरोध उसका सेम ही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब आप ये बताइए, जब इसने ये बोल दिया रो टू बराबर, हमने ये क्यों किया? क्योंकि किसी भी सेम टेम्परेचर पे जो प्रतिरोधकता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, और जब वैल्यू चेंज नहीं है तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो हमने इसको और इसको बराबर कर दिया, क्योंकि पदार्थ क्या है? सेम पदार्थ है, समान पदार्थ उसने बोला है, तो सेम पदार्थ है तो रेजिस्टिविटी को हम बराबर रख सकते हैं। तो RA अपॉन L और RA डैश अपॉन 2L, और L से L कट गया, R से R कट गया, तो A डैश बराबर आ गया 2 और 2A, और यही आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के बाद R1 R2 ये BI ग्राफ बनाया गया है, आपको बताना है कि R1 R2 R3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है। तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया ही था। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जिसका जो स्लोप आता है ना, किसी भी चीज का जो ढाल आ रहा है, यहां पे BI ग्राफ का जो ढाल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जिसका ढाल ज्यादा होगा, देखिए इसका ढाल ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। क्यों? अब आप देखो ना, व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, आप खुद देखिए, ये देखिए स्लोप जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका ढाल ज्यादा है उसका क्या होगा? जिसका ढाल ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम माना जाएगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना, अगर यहां पे 10 लिखोगे प्रतिरोध तब स्लोप कम आएगा, अगर यहां पे 2 लिखोगे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 लिखोगे तो वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है। अगर 10 लिखोगे तो क्या आएगी? 10 लिखोगे तो क्या आएगी? 0.1। इसी तरीके से 20 लिखोगे तो क्या आएगी? 0.05। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्लोप जो है प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r के, तो यहां पे जो वैल्यू ठीक होगी वो आप लोगों की ठीक होगी R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जिसका स्लोप ज्यादा उसके R की वैल्यू कम, इसलिए ये जो R1 की वैल्यू है वो सबसे कम होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो R3 बड़ा होगा किससे? R2 से, और R2 बड़ा होगा R1 से। तो ये आप लोगों का है तीसरा वाला ऑप्शन। तो इसका जो आपका 11वां है, इसका आप लोगों को तीसरा आंसर सही मिलेगा। R3 बड़ा है R2 से, ये हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं 12वें क्वेश्चन की, जल्दी से बात कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा की कितनी वृद्धि होगी? लो, ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है भैया। 12वां क्वेश्चन है, अब आप बताओ H बराबर आपने I² RT पढ़ा है, तो H प्रोपोर्शनल टू I² हो गया, क्योंकि R और T तो अभी छोड़ ही दो, उसकी बात ही नहीं हो रही है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी बात नहीं कर रहा है। H प्रोपोर्शनल टू I² है, उसने कहा I को हम 2 गुना कर देते हैं, तो जो पहले H1 था, अब अगर हम H2 निकालेंगे या H डैश निकालेंगे तो वो 4IR² होगा या नहीं होगा? बाकी चीजें तो कॉमन ही है, वो तो कटी जाएंगी, उनको तो छोड़ दो आप। अगर ये अगर कोई चीज I² से 4IR² हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है भाई? एक चीज है, एक सेव है और वो 4 सेव हो गए, तो वृद्धि कितने की हुई? 3 सेवों की। इसका मतलब अगर मैं बात करूं पहले 100% था और अब 400 मतलब 100% था तो अब 400% हो गया, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई? 300% की। तो वही चीज है, डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल सकते हो आपकी H2 में से H1 अपॉन H1, और उसे परसेंटेज से निकालोगे 300% आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं डायरेक्ट। 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होगा? देखो क्वेश्चन सुन लो, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, पदार्थ परिवर्तित होने पर, पदार्थ के परिवर्तित होने पर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दूसरा, ताप परिवर्तित होने पर चेंज हो जाएगा। उसने बोला नहीं कब होगा। देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब पदार्थ की रेजिस्टिविटी होती है, अगर पदार्थ ही बदल गया तो रेजिस्टिविटी दोनों की चेंज हो गई, मतलब नेचर उनका चेंज हो गया। ताप परिवर्तित होगा तब भी चेंज होगी। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तित होने पर, आकृति में परिवर्तित होने पर नहीं होता ये। अब पदार्थ तथा ताप दोनों परिवर्तित होने पर तब भी वो चेंज हो जाएगा। तो प्रतिरोधक, उन्होंने बोला कि परिवर्तन कब नहीं होगा, तो सी ऑप्शन, प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तित होने पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 14वां भैया। उन्होंने बोला है एक बल्ब है 40 वाट का, दूसरा है 60 वाट का, तीसरा है 100 वाट का, ठीक है। 3 बल्ब दे रखे हैं आपको। अब आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई 60 वाट का बल्ब 40 वाट से तो ज्यादा चमकेगा ना, और 100 वाट का बल्ब किससे? इन दोनों से ज्यादा चमकेगा। अब स्टेटमेंट देख लो क्या है। पहला ऑप्शन है सभी बल्बों की चमक समान होगी, बिल्कुल गलत बात है। सारे बल्ब अलग अलग वाट के, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। बल्ब ए की चमक कैसे हो जाएगी? 40 वाट का बल्ब है, छोड़ो। बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, बिल्कुल सही बात है। 60 वाट का 40 वाट से ज्यादा चमकेगा, तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन, बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। सी की कम होगी, ऐसा कैसे? सी तो 100 वाट का है और बी 60 वाट का है, तो तीसरा कथन आप लोगों का सही है कि 60 वाट की जो बल्ब है वो ज्यादा चमकेगा किससे? 40 वाट से। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक
जिनके प्रतिरोध क्रम से 2 ओम 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, 4 ओम के प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षयित होगी। अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख लो। यहां पे देखो क्या बोल रहा है वो, R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ओवरऑल इनका प्रतिरोध निकालोगे तो श्रेणी क्रम में कैसे निकलेगा, 2 ओम 4 ओम 6 ओम हो गया। ठीक है, यहां से B बराबर IR से आप I निकाल लोगे, I बराबर 1 एम्पियर हो गई। अब लगा दो H बराबर I स्क्वायर RT। अब I स्क्वायर RT क्या, I दे रखा है आप लोगों को 1 एम्पियर आ गया था, इसको स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। R की वैल्यू कितनी है आप लोगों को 5, अभी 6, R की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4 ओम में पूछ रहा है वो, तो 4 ओम यहां लिखोगे। और T की वैल्यू 5 है तो 4 5 20 आंसर आ गया, 20 जूल आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है ना 4 ओम के में, इसलिए R बराबर 4 ओम लगाया ना कि 6। ठीक है, 6 से हमने क्या निकाला है, I की वैल्यू निकाली है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचालित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है। लो B की वैल्यू दे दी, P की वैल्यू दे दी, इसके लिए किस अनुमतांक फ्यूज तार I की वैल्यू निकालनी है, तो P बराबर BI फॉर्मूला लगा दो। लो यहां पे मैंने लगा दिया, B दे रखा है मुझे, P दे रखा है, P बराबर BI लगाया, 1 किलोवाट को 1000 लिखा, 220 से काटा तो 4.5 एम्पियर आया। अब वो बोल रहा है कि ये फ्यूज तार है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए, तो वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन में 5 एम्पियर दे रखा है, तो वो आप लोगों का आंसर 5 एम्पियर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फ्यूज तार है, तो इसकी जो अनुमतांक है, मतलब जो उसकी वैल्यू है या उसकी जो रेटिंग है वो 4.5 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा। और वैसे भी ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो आप लोगों को वही आंसर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 17वां क्वेश्चन, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, भाई देखो कितना सिंपल सा है, 2 ओम का तार है, 4 ओम का तार है, प्रतिरोध है, मतलब उन्हें जोड़ा जा रहा है। अब बताओ क्या बोला है, पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल में संयोजित होने पर समान धारा बहेगी। पैरेलल में कभी समान धारा बहती है, अलग अलग बहती है, गलत बात है। दूसरा, श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर समान धारा बहेगी, बिल्कुल सही बात है। अब चारों में से अगर यही सही है तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होता है, तो दूसरा वाला आप लोगों का सही हो गया। लास्ट वाला देख लो, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, उसके कई सारे होते हैं। देखो यहां पे P बराबर W/T से जूल सेकंड लिख सकते हो, और यहां से क्या लिख सकते हो, P बराबर BI से आप वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो, क्योंकि B की वैल्यू वोल्ट हो गई, I की वैल्यू एम्पियर हो गई। यही आप लोगों का आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को, तो गाइज इसका आंसर आएगा वोल्ट एम्पियर। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग बिना NCERT को पढ़े ये सब चीजें ना करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT और उसके एग्जाम्पल से आ रहे हैं, उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पलर पे आइए, एग्जाम्पलर के जो 4-5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान है ये भी। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा, अगर आपको लगता है कि वो करने की जरूरत है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि NCERT के एग्जाम्पल्स अगर अच्छे से कर लिए जाएं और ये वाले आपने क्वेश्चंस कर लिए, आप लोगों का काम हो गया है। अगर इसके अलावा आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। इसके भी क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, और अभी मुझे कॉन्सेप्ट समझाने थे इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आगे आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं भी समझाने हैं, बिल्कुल भी नहीं समझाने। इसके अलावा आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज है शिक्षक दिवस, हमसे अगर कोई गलती हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप लोग पूरी अपनी फैमिली को सपोर्ट बना के रखिए। देखिए इस टाइम पे भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं, 3:41 हो रहे हैं, जो रात के 3 बज रहे हैं। ठीक है, 3:41 पे भी आप लोगों के लिए लेक्चर शूट किया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट बना के रखिए। दिन रात हम आपके साथ खड़े हैं। आपके लिए जो इतने सारे टेस्ट हैं वो मैंने फ्री करवा दिए हैं, तो उन टेस्टों का भी आप लोग लुत्फ उठाइए। लेकिन ये हिस्ट्री जरूर बनवा दीजिए कि पूरे इतिहास में यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा टीचर था जिसके टीचर्स डे के दिन 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पहले भी 12 अक्टूबर एक स्पेशल डेट थी मेरे लिए, 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। आज फिर से एक स्पेशल डे है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप जरूर जरूर कंप्लीट कराइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।